हेलो विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिनायक तंत्र या तानाशाही। तो यह शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें कि एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि लोकतंत्र का विपरीत, यानी लोकतंत्र की जो भी अच्छाइयाँ हैं और जो भी विशेषताएं हैं उनको यहाँ एक बुराई के रूप में देखा जाता है। तो शासन का अधिनायक तंत्र वो रूप है जो कि प्रथम महायुद्ध के बाद की अवधि में सारे विश्व का ध्यान अपनी ओर इसने आकर्षित किया था। जैसे तुर्की में कमाल अतातुर्क, रूस में स्टालिन, इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में जो शासन स्थापित किए गए वो विश्व में अब तक के सबसे भयानक और भयावह अधिनायक तंत्र के रूप माने जाते हैं। 1945 के उपरांत की अवधि में भी कई देशों में अधिनायक तंत्र स्थापित हुए, जैसे अर्जेंटीना में पैरो, पुर्तगाल में सालाजार, ईदी अमीन युगांडा में, अयूब खां, याया खां पाकिस्तान में। तो ये सब वो अधिनायक तंत्र के रूप हैं जिन्होंने कि एक शासन के रूप में अपने उदाहरण प्रस्तुत विश्व में किए थे। तो अधिनायक तंत्र का अस्तित्व एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति का परिचायक है जिसके संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं। वह राज्य शासन दल या सत्तासीन जो सैन्य संगठन है उसका अध्यक्ष होता है और उसके मुख से निकला शब्द ही कानून होता है। अन्य शब्दों में अधिनायक तंत्र राज्य अध्यक्ष द्वारा विधानेतर सत्ता को ग्रहण करना होता है। तो इस प्रकार एक ऐसा व्यक्ति जो असीम शक्तियों का परिचायक होता है, उद्घोषक होता है और जिसके मुख से निकली वाणी ही कानून का रूप होती है। तो साधारण अर्थों में अधिनायकवाद शासन का ऐसा रूप है जिसमें एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अपने पास निरंकुश असीम सत्ता के बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है। तो और आधुनिक संदर्भ में अधिनायकवाद का जो अनिवार्य तत्व है वो है सत्ता, जिसमें व्यक्ति सत्ता को अपने में स्वयं में ग्रहण करता है और स्वयं को राष्ट्रपति के रूप में अभिव्यक्त करता है और राज्य को गणराज्य का रूप वो देता है और राज्य का जो संविधान है उसके हाथों की कठपुतली बन जाता है और उसका प्रयोग वह मनमाने ढंग से करता है। तो इस प्रकार राजनीतिक शक्ति अंततः उसी की इच्छा से निगमित होती है तथा उसका क्षेत्र असीमित होता है। तो ये अधिनायकवाद का एक अर्थ है जिसमें कि समय काल की दृष्टि से यदि हम देखें तो जो अधिनायक तंत्र है वो शासन का बहुत पुराना रूप है। ये नहीं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ही ये किन्हीं परिस्थितियों के कारण अस्तित्व में आया। जैसे प्राचीन रोम में जब संकटपूर्ण या आपातकालीन जैसी स्थिति होती थी और उनसे निपटने के लिए अधिनायकों की नियुक्ति की जाती थी और वो अधिनायक तुरंत कार्रवाई करके माध्यम से और वहाँ शांति बहाली या पहले की जो स्थिति थी उसको वो स्थापित करते थे। जबकि जो आधुनिक समय में जो अधिनायक है उनको नियुक्त नहीं किया जाता बल्कि वह विशेष स्थिति से निकलता है जहां वह सत्ता प्राप्त करता है और निरंकुश स्थिति की प्रकृति को विचारधारात्मक मोड़ देकर अपनी शासन को स्थापित करता है और उसका जो क्षेत्र है वो सर्वाधिकारवादी हो जाता है। तो ये अधिनायकवाद का अर्थ और प्राचीन समय में उसका कैसा रूप है, आज के संदर्भ में अधिनायकवाद की जो स्थिति है या प्रकृति है वो किस प्रकार की है। अब हम देखेंगे कि जो अधिनायकवाद है वो किन परिस्थितियों में या किन स्थितियों में उत्पन्न होता है, अर्थात उसके उदय के जो कारण हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि यही शासन का जो रूप है अधिनायकवाद, यही एकमात्र उपाय है जिससे सुशासन स्थापित हो सकता है अथवा उसके स्थायित्व की रक्षा की जा सकती है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति उस व्यक्ति अथवा समूह को सत्ता में लाने के लिए की जाती है जिसे राज्य की रक्षा अथवा किसी वास्तविक अथवा काल्पनिक संकट से निपटने के लिए सही समझा जाता है। अर्थात किसी देश में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसकी देश की आंतरिक व बाहरी रक्षा को घोर संकट है और खतरा उत्पन्न है, तो ये समझा जाता है कि इस व्यक्ति को इस समय शासन की बागडोर देकर नियुक्त किया जाए तो ये ही वो व्यक्ति है जो हमें इन समस्या से उभार सकता है। जैसा इटली के राजा ने 1922 में मुसोलिनी को प्रधानमंत्री बना करके किया था। अन्य उदय के कारणों में जो महत्वाकांक्षी जो लोग हैं वो विद्रोह करके सत्ता परिवर्तन को वैध बनाने के लिए संकट का आडंबर भी रचते हैं जिससे कि वहाँ समाज और जो व्यवस्था है उसको ये लगे कि यही हमें इस संकट से उबार सकता है। एक
इस लोकप्रिय अंधविश्वास का परिणाम भी अधिनायक तंत्र हो सकता है कि राज्य का अध्यक्ष ईश्वरीय इच्छा से सत्ता प्राप्त करता है, अर्थात जो व्यक्ति संवैधानिक जो शक्तियां हैं या सत्ता है उसको स्वयं अपने में जब ग्रहण करता है तो लोगों को यह विश्वास भी कराया जाता है कि भाई ईश्वर को यही मंजूर है। तो सामान्यतः किसी देश में जो अधिनायक तंत्र का उदय है वो बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, व्यापक बेरोजगारी, खुला भ्रष्टाचार, प्रजातंत्र की विफलता, राष्ट्रीय अपमान, खंडित अर्थव्यवस्था और अपनी मातृभूमि की सुरक्षा और शासन की अक्षमता, इन जैसे घटकों का एक भ्रामक प्रचार किया जाता है और लोगों में यह विश्वास जगाया जाता है कि अब आपको इन सारे संकटों से उभरने के लिए केवल ये व्यक्ति या इन व्यक्तियों का समूह या इस विचारधारा से जुड़े हुए जो नेता हैं वो ही इन सब से आपकी पार लगा सकते हैं। तो साधारण अर्थों में यदि देखें तो उदय के ये निम्न कारण बताए जाते हैं। तो ये हो गए अधिनायक तंत्र के उदय के कारण। अब यदि हम इसकी विशेषताएं देखें तो जो साधारण जो विशेषताएं हैं जो कि सर्वमान्य मानी जाती है कि जनता की दशा को सुधारने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है, अधिनायक तंत्र के माध्यम से, और तुरंत या शीघ्र ही जो सुधार के जो प्रयास हैं या विकास के जो प्रयास हैं वो इस शासन के अंतर्गत ही हो सकते हैं, जैसे शांति, सुरक्षा, आर्थिक उन्नति, शिक्षा से संबंधित आदि। यहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो तानाशाही है वो सैन्यवाद की ही उपज होती है, तो वह स्वयं को विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध मातृभूमि का रक्षक बनकर वातावरण में स्वाभिमान, आशाओं, महत्वाकांक्षाओं की जो शक्तियां हैं उनको एकत्रित कर शक्तियों का केंद्रीकरण अधिनायक तंत्र के माध्यम से किया जाता है। तो वो स्वयं को इस प्रकार या इस रूप में प्रदर्शित करता है कि मातृभूमि का एकमात्र रक्षक वही है और विदेशी जो हस्तक्षेप है उनसे सुरक्षा वही कर सकता है। अगला, वह स्वयं को राष्ट्रीय एकता के नायक के रूप में स्थापित कर लोगों में या समन्वित समग्र में जोड़ने का प्रयास करता है। यानी राष्ट्रीय एकता के नाम पे भी जो अधिनायक तंत्र की स्थापित करने की जो विशेषताएं हैं उनमें से ये भी एक मानी जाती है। अंत में जो अधिनायक तंत्र है वो किसी सामाजिक सिद्धांत या सुधार की योजना का प्रतिनिधित्व भी करता है कि सामाजिक जो एकीकरण है, समाज में जो व्याप्त जो बुराइयां हैं उनको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, उसके लिए ये योजना है। तो ये वो तमाम विशेषताएं हैं जिनके आधार पर यह माना जाता है कि अधिनायक तंत्र वाकई में स्थापित होना चाहिए। अब यदि हम इसके प्रकारों पर देखें तो पहला है परंपरागत अधिनायकवाद। इसमें शासक संभावित क्रांति के भय के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं, अर्थात प्राय जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बलि देकर शासन, देशभक्ति, सेवा, अनुशासन, प्राचीन संस्थाओं के मूल्य आदि पर बल देते हैं और इनके आधार पर जो संभावित जो भी क्रांति है उनको लगता है कि ये हमारे जो वास्तविक जो मूल्य है इनको खतरा है, इनके विरुद्ध क्रांति के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो उनका भय दिखा करके शासक इस प्रकार का शासन तंत्र वहाँ काबिज करता है। दूसरा, सुधारवादी अधिनायकवाद। तो इसमें जो शासक है वो राष्ट्रीय एकता का रक्षक तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था की साज सज्जा से युक्त एक नई व्यवस्था का उद्धारक होने का दावा करता है कि हम राष्ट्रीय एकीकरण करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख है, राष्ट्रीय जो मूल्य हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसके आधार पर हम समाज और देश का विकास कर सकते हैं और हम यहाँ अपने लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको स्थापित करने के दावे इसके अंतर्गत किए जाते हैं। अगला, सैन्य अधिनायकवाद, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है और अधिक प्रचलन में लाया गया है अब तक के अधिनायकवाद के रूपों में। तो इसमें जो सैन्य नेता है वो सत्ता पर काबिज हो जाता है, स्वयं को राज्य का अध्यक्ष घोषित कर देता है और वैध बनाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य भी वो करता है, जिससे कि वो सैन्य तंत्र को एक राजनीतिक तंत्र का रूप देने का प्रयास करता है। तो ये इसके प्रकार हुए। अब अंत में अधिनायक तंत्र के गुण या उसके पक्ष में तर्क देखें तो अधिनायक तंत्र है उसका आश्रय एक शक्तिशाली तथा कुशल प्रशासन से लिया जाता है और राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं उनको निर्दयता पूर्वक दबाकर थोड़े ही समय में शांति व्यवस्था इसके माध्यम से स्थापित कर दी जाती है। सभी काम इसके अंतर्गत शीघ्रता से होते हैं, ऐसा इसके जो विश्लेषक हैं वो मानते हैं। अगला, त्वरित कार्रवाई से लोगों की उन्नति तथा समृद्धि सुनिश्चित ये इसके माध्यम से ये किया जाता है।
लोगों की सामाजिक व आर्थिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाता है, और गुण और जो योग्यता है उसके तत्व को इसमें प्रमुखता से मान्यता दी जाती है कि जो गुणवान हैं, योग्यतम हैं, जो कि तुरंत कार्रवाई में विश्वास रखते हैं और शासक द्वारा दिए गए आदेश की तुरंत पालना करते हैं, तो इस प्रकार से योग्यवान पुरुष जो कि इसमें शामिल होते हैं। और एक प्राकृतिक जो असमानता है उसके सिद्धांत पर इसमें बड़ा बल दिया जाता है कि ये मानते हैं कि कुछ ही जो गिने चुने लोग हैं जो कि प्रशासन चलाने की प्रक्रिया में सक्षम हैं, वही पात्रता रखते हैं। तो इस प्रकार के जो अयोग्यवान है, कम गुणी है, उनको यहाँ कोई भी स्थान नहीं है। एक राष्ट्र की महिमा तथा प्रतिष्ठा को यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये ऊंचा करता है, क्योंकि राष्ट्र को ये शक्तिशाली बनाता है। निर्बल सरकार ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। लौह व रक्त की नीति का यहाँ अनुसरण किया जाता है, जिसके माध्यम से खोए हुए जो क्षेत्र हैं उनको पुनः प्राप्त किया जाता है। अपमानजनक संधियों को नष्ट किया जाता है। भावी जो भी बाह्य जो संकट है, जिनसे युद्ध का जो खतरा है, उनसे बचाव की जो भूमिका है उनको यहाँ गढ़ा जाता है और बताया जाता है कि हम इस प्रकार से इतने सक्षम हैं कि हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है उसका गौरव हमेशा बनाए रखेंगे। और अंत में प्रभावी ढंग से यहाँ आपातकालीन जो स्थितियाँ हैं उनका सामना किया जाता है, जैसे बाह्य आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, अशांति, और उनका निपटान बखूबी ढंग से यहाँ किया जाता है। तो ये वो इसके पक्ष या गुण माने जाएं या उनके पक्ष में तर्क हैं जो कि इसके समर्थक ऐसा मानते हैं। अब यदि दोषों की बात करें तो जैसा हमने शुरू में चर्चा ही की थी कि भाई लोकतांत्रिक की जो भी विशेषता है लोकतंत्र की, वो यहाँ बुराइयों के रूप में देखी जाती है। तो लोकतांत्रिक मूल्य, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, वो कहीं भी यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। ये यहाँ उस रूप में देखने को मिलते हैं कि राजा जो वो शासक है उसके आदेश ही कानून है, बस आप उनके जो कानून हैं उनको एक कर्तव्य की अनुपालना में उनकी पालना करते रहे। आपको जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति आपकी होती रहेगी। तो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को नष्ट करता है। राज्य यहाँ क्या हो जाता है, साध्य हो जाता है और व्यक्ति उसका साधन बनकर रह जाता है। व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसको यह लघु बना देता है, क्योंकि यहाँ जो विरोध है उसको वर्जित कर दिया जाता है कि व्यक्ति की जो भी मांग है जिनसे उनका व्यक्तित्व का विकास होता है, जैसे अधिकार है, स्वतंत्रता, समानता, उनको यहाँ नगण्य कर दिया जाता है। और यदि व्यक्ति उनको विरोध स्वरूप में लेता है, शासन के विरुद्ध या विरोध करता है, तो वो यहाँ पूरी तरह से वर्जित होता है, जिससे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यहाँ विरोधियों के प्रति शासकों की जो निर्मम अभिवृत्ति है उसका गौरवगान किया जाता है। लोगों की राजनीतिक दृष्टि से जो उपेक्षापूर्ण या उदासीन यह बना देता है, क्योंकि किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार अधिनायक तंत्र में लोगों को प्राप्त नहीं होते। अधिनायकवाद द्वारा थोपी गई अरुचि की तरफ प्राण लेवा एकरूपता लोगों के मानसिक एवं आध्यात्मिक बल की पूर्ण रूप से यहाँ हत्या कर देती है। यह साम्राज्यवाद का भी समर्थक है, जो साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, अर्थात खुलकर युद्ध के मार्ग को न्यायोचित सिद्ध रूप में यह करना चाहता है, जैसा कि उदाहरण आप हिटलर, मुसोलिनी के समय देख चुके हैं। अगला, अंतरराष्ट्रवाद का यह शत्रु है। सभी राष्ट्रों की समानता में विश्वास नहीं रखता। आर्थिक एकांतवाद का मार्ग अपनाकर तथा आत्मपूर्णता की नीति का यह अंध अनुकरण करता है, जैसा कि उत्तर कोरिया में वर्तमान में देखने को हमें मिलता है। सबसे बढ़कर जो इसका प्रमुख अवगुण है या दोष है कि यह शासन का अस्थिर रूप है। जब तक कि अधिनायकवाद की तलवार में बल होता है और तब तक वो उसका समय भी चलता रहता है। जैसे ही असंतुष्ट जो उनसे असंतुष्ट है वो हमेशा क्रांति की तैयारी यहाँ करते रहते हैं। जैसे ही शासन की जो तलवार है उसमें बल कम हो जाता है और जो असंतुष्ट हैं उनके पास बल की संख्या या मात्रा अधिक हो जाती है, तो वहाँ क्रांति हो जाती है और एक नए प्रकार का शासन अधिनायकवाद के रूप में वहाँ स्थापित हो जाता है। तो ये वो प्रमुख दोष हैं जिसके कारण अधिनायकवाद को हमेशा एक बुरे शासन के रूप में गिना जाता है। तो इस प्रकार यह संदेह नहीं कि जो अधिनायकवाद एक अभिशाप है, फिर भी अनेक नेता और जो लेखक हैं वो एक त्वरित, कुशल
एक शक्तिशाली प्रशासन के नाम पर इसकी प्रशंसा करते रहते हैं। तो ये आपका अधिनायकवाद था, जिसके अंतर्गत हमने अधिनायकवाद का अर्थ, विशेषताएं, उसके जो उदय के क्या कारण हो सकते हैं, प्रकार और दोष, और उसके जो गुण हैं या पक्ष में जो तर्क हैं, उन पर विस्तृत चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।